सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का थर्ड पार्ट, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लास्ट फेज है इस चैप्टर का, विच इज कैपेसिटर्स। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहला वाला पार्ट पढ़ लिया जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उनकी काफी सारी बातें पढ़ी। दूसरे पार्ट में हमने कंडक्टर्स को काफी डीप में पढ़ा। ये थर्ड पार्ट है चैप्टर का, विच इज द लास्ट पार्ट, जो कि कैपेसिटर, जिससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, थोड़े ज्यादा नंबर के। ओके, कैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस तो, बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। अब आगे बढ़ते पहले समझते हैं कैपेसिटर्स होता क्या है। अब कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर हमने देखा काफी तरह के कैपेसिटर्स आते हैं, हर काफी डिवाइसेस में यूज होते हैं। सबसे कॉमन अपन ने जो कैपेसिटर देखा है, या जो कैपेसिटर को हम समझ सकते हैं, जो हमारे पंखे में होता है। तो पंखे में जो कैपेसिटर होता है ना, मतलब हम समझ सकते हो, एक अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं तो ऐसे काम करता है कि इंस्टेंटेनियस पंखे को जस्ट चालू करने के लिए जो एकदम से झटके वाली एनर्जी होती है, वो कैपेसिटर देता है। क्योंकि कैपेसिटर होता है एक इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, जो किसी भी चीज को बहुत फास्ट तरीके से इंस्टेंटेनियसली एनर्जी दे सकता है। तो ये क्या करता है, एक डिवाइस होता है जो स्टोर करता है अपने अंदर एनर्जी को। ये क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को पूरी स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग चार्ज। तो ये खुद में, जैसे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी खुद के अंदर भर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और मतलब समझ सकते हो चार्ज वगैरह अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जनरली हम बोलते हैं कि भाई कैपेसिटर जो है एनर्जी रख के रखता है, वो रख के रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब एक इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एकदम से एनर्जी किसी को भी देने के काम आता है। ये चार्ज और डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है। जैसे हम कोई भी कैपेसिटर, हमारा पंखे वगैरह का जो कैपेसिटर है, मतलब ये जनरल पॉइंट में लिखा है एक नॉलेज के लिए ऐसे ही, कि भाई ये चार्ज और डिस्चार्ज वगैरह इसको लगाओगे बिजली के साथ, एक सेकंड, विद इन सेकंड में वो चार्ज हो जाएगा, फिर टच करवाओगे तो विद इन सेकंड डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा ऐसे होता है, बहुत जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होता है। जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने भी अपने को तीन टाइप के कैपेसिटर देखने हैं, जिसमें से दो को डिटेल में पढ़ना, एक को बस जानना है हल्का हल्का। तीन सब टाइप के कैपेसिटर में ये फॉलो होता है कि इलेक्ट्रिकली कैपेसिटर न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ये अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है? अब कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी होती है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्जेस को होल्ड करके रखना। अब उन्हीं चार्जेस को होल्ड करने की चार्जेस को होल्ड करने की टेंडेंसी को या एबिलिटी को हम कहते हैं एट द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। एट द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना चार्ज को अपने अंदर रख पा रहा है, कितना चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, वो उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं, कितना उसका कैपेसिटेंस है। तो वो कितने चार्ज को रख पा रहा है एट अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब इसकी यूनिट वगैरह आप समझ सकते हो कैसे निकालते हैं। भाई चार्ज होता है Q इज इक्वल टू IT होता है, यानी एम्पियर इंटू सेकंड होता है ना, करंट इंटू टाइम होता है ना, चार्ज एम्पियर इंटू सेकंड हो गया। नीचे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क होता है जूल अपॉन चार्ज, वापस से एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। उसको ऊपर ले जाओ तो एम्पियर सेकंड का स्क्वायर बच जाएगा, नीचे जूल बच जाएगा। अब एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड को आप क्या लिखते हो, टी के फॉर्म में लिखते हो, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, ये होता है mL2T-2 होता है जूल, तो m-1 L-2 T-2 पर जाके T+2 हो जाएगा, और T+2 ऊपर ऑलरेडी है, T4 हो जाएगा, और एम्पियर स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी है। तो ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको इस पूरी तामझाम को अपन फराडे लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको जो पढ़ते हैं ना, जैसे कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं उसमें लिखा आता है, उसकी जो कैपेसिटेंस है फराडे में लिखा आता है, तो उसकी यूनिट फराडे फिक्स होती है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है। आगे अपन ये समझ सकते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है इसकी, है ना। तो उसको अपन को बस कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। ये हमने पूरी इसके बारे में बेसिक बातें जानी। अब मैं आपको और चीजें इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब पहले तो अपन एक चीज आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं। जैसे हमारे पास एक तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो सबसे ज्यादा हमको डीप में पढ़ना है, वही हमको डिटेल में वो पूरा पढ़ना है। और एक अपने को हल्का पार्ट उसका भी पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का। ये दो चीजें पढ़नी है, और सिलेंड्रिकल का फिगर, और आपको थोड़ी बातें जाननी है। अब तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, लिख लो। पहला टाइप का कैपेसिटर होता है अपना स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस अपन निकालते हैं, जिसको अपन स्फेरिकल कैपेसिटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लोगे, उसका कैपेसिटेंस अपन निकालेंगे, मतलब उसको एज अ कैपेसिटर हम ट्रीट करेंगे। ओके, अब निकालते हैं भाई। तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, तो पहले अपन डिराइव करते हैं फॉर्मूला कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का।
है ना, मतलब एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर आप कह सकते हो, जिसको आपने कैपेसिटर की तरह ट्रीट करके उसको कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो होता ही होगा। ओके, अब देखना समझना, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें भी जानेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ये रहा आपका वो कैपेसिटर, वो कंडक्टर समझ लो। तो मान लेते हैं इस पूरे पे प्लस क्यू का चार्ज है, मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है इस पूरे पे, इस पे माइनस क्यू भी ले सकते हो, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि क्या चार्ज है, उसको भी मैं आपको करके बता दूंगा। ये आपके पास कैपेसिटर है, अब आपको क्या निकालना है इसका कैपेसिटेंस, तो अपन ने पढ़ा Q इज इक्वल टू, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पूरे कैपेसिटर में आपको हर जगह यूज होता हुआ दिखने वाला है। तो Q इज इक्वल टू होता है C अपॉन डेल्टा V, Q होता है आपके पास C अपॉन डेल्टा V, इस फॉर्मूले को नोट करो। अब इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसमें ना अपन इस तरह की कैपेसिटर में पता है क्या करते हैं, हमको तो भाई सारे टाइप के कैपेसिटर में नेट चार्ज जीरो करना होता है, तो इस वाले कैपेसिटर में आप बोलोगे नेट चार्ज तो जीरो है नहीं, मान लो इसका रेडियस आर है, तो इसका तो कोई नेट चार्ज जीरो है नहीं, तो इसमें क्योंकि पूरा प्लस चार्ज है, मान लो प्लस क्यू का चार्ज है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट पे हम अर्थ को ही मान लेते हैं दूसरा कंडक्टर। एक कंडक्टर तो ये हो गया, मतलब कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो दो प्लेट्स होती है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, और वही दो प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ती है और एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्लेट है, एक ही प्लेट में आप कैसे एनर्जी को स्टोर, मतलब एक ही प्लेट में कैपेसिटर में बोला ना दो, एक पॉइंट और लिख लो, कैपेसिटर में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैपेसिटर इनकम्प्लीट है, क्योंकि इन्फिनिटी पे आप अर्थ को मानते हो, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है जिसमें हम कहते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इस पे पूरे में प्लस क्यू है, तो अर्थ पे उतने अमाउंट का माइनस क्यू चार्ज होगा, तो ये पूरा अर्थ सहित, अर्थ के साथ ही हम इसको एक कैपेसिटर कहते हैं। एक इमेजिनरी हम मानते हैं ये, बट रियल लाइफ में तो इतना पार्ट में कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, तो रियल में इस कैपेसिटर पे जीरो चार्ज नहीं होता, पर हम थ्योरेटिकल फिजिक्स में ऐसा मानते चलते हैं कि भाई इस पे इतने इक्वल अमाउंट का इक्वल और अपोजिट चार्ज अर्थ पे भी रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ये बात आपको जाननी, तो इसलिए हम कहते हैं भाई इतना अमाउंट का नेगेटिव चार्ज अर्थ पे भी होगा, तो नेट चार्ज जीरो हो गया, ठीक है। अब ये अपने अंदर एनर्जी, मतलब सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, इसमें कैपेसिटेंस कितना आएगा, अब वो कैपेसिटेंस अब अपन निकालते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस जब आप निकालोगे ना तो वो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, तो अपन वो भी निकाल लेते हैं। अब ये सी अपॉन इस पे पूरे पे प्लस क्यू का चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर, डेल्टा भी लिख लो। मतलब अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं स्टेप्स को ओपन करके, तो बड़े में से छोटे पोटेंशियल को माइनस करोगे तो भाई इस पे प्लस चार्ज है, तो कुछ भी इस पे प्लस का चार्ज है और अर्थ का पोटेंशियल तो अपन जीरो मानते हैं, तो ये हो जाएगा वी बॉडी, मतलब वी अपने बॉडी यानी इसी कंडक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की, वी बॉडी माइनस वी अर्थ। अब आपको पता है यार वी अर्थ तो जीरो होता है, तो कैपेसिटर आपको कुल मिला के बचा सी अपॉन वी बॉडी। अब दूसरी बात समझो, अगर इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज रहा होता तो क्या होता, अगर इस पूरे में मान लो नेगेटिव चार्ज होता, क्योंकि रख सकते हैं नेगेटिव चार्ज भी, क्योंकि आंसर फाइनली आपका चार्जेस पे डिपेंड करता ही नहीं, तो आप सोचोगे कि ये भी तो हो सकता है, तो फिर आप बोलोगे कि अर्थ पे उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो मानने वाली बातें, आप कैसे अर्थ पे कैसे पॉजिटिव चार्ज, वो सब मानने वाली बातें, बट हाँ रियल में अगर आप इसमें नेगेटिव चार्ज भी ले लो, इस पे आप अगर नेगेटिव चार्ज भी ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप नेगेटिव ले लेते तो क्या हो जाता, इसमें नेगेटिव में पोटेंशियल हो जाता, तो इसके मुकाबले अर्थ का पोटेंशियल बड़ा हो जाता, क्योंकि जीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो सी फिर अपन लिखते बड़े में से छोटे को माइनस करते, तो हमेशा अपन यही कर रहे हैं, तो फिर लिखते वी अर्थ माइनस वी बॉडी। और आपको तो पता ही है कि भाई वी बॉडी हमेशा नेगेटिव आएगा, बॉडी का पोटेंशियल इस वाले केस में नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें माइनस क्यू पर चार्ज है, तो माइनस का के क्यू बाय आर आएगा, सरफेस पे भी निकालोगे तो आर रेडियस पे, ठीक है, तो अर्थ पे जीरो हो गया, फिर माइनस ऑफ माइनस के क्यू बाय आर आने वाला है ना, माइनस माइनस प्लस सी अपॉन के क्यू बाय आर। और अगर प्लस में भी करते तो प्लस में भी करो, अगर प्लस में भी मान लो आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा क्यू सी, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर, क्योंकि यहाँ तो प्लस साइन है ना ऑलरेडी चार्ज, तो डायरेक्ट के क्यू बाय आर, तो देखो दोनों में सेम ही आ रहा है, तो समझ गए होंगे आप, है ना, ठीक है जी आप समझ गए। अब ये हो जाएगा क्यू, ऊपर ले लो उसको आर बाय के क्यू, ठीक है। अब कैपेसिटेंस तो आपको निकालना है भाई, कैपेसिटेंस आपको निकालना है के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, इसका कैपेसिटेंस आप देखते कैसे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अपने से गलती हो गई है, सॉरी थोड़ी सी, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका C इंटू डेल्टा V होता है, सॉरी यार एक्सट्रीमली सॉरी, बाकी सब अपन ने सेम किया है, ठीक है, बाकी सब अपन ने सेम किया, बस अपन ने फॉर्मूला गलत लगा दिया है, तो आपको यहाँ से डेल्टा V निकालना कैपेसिटेंस, तो C हो जाएगा आपका Q बाय डेल्टा V, तो C आपका क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इंटू डेल्टा V आपका फॉर्मूला होता है, आपको C निकालना है तो होता है Q बाय डेल्टा V। तो बस आपने जहां जहां बस वो एक टर्म आप चेंज कर दो थोड़ी सी, जहां जहां क्यू लिखा है वहां सी लिख दो, बस और कुछ गलती नहीं है, बाकी जो मैंने आपको समझाया पूरा सही, ठीक है।
सॉरी, है ना। तो आप एक बार इसको ऐसे कर लो ये, और जहां जहां सी लिखा है वहां क्यों लिख लो, बस अब टर्म्स गलती से थोड़ी एक्सचेंज हो गई थी, ये क्यों हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको समझा है सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी होता है क्यू बाय वी, ये हो जाएगा सी, अगेन यहाँ पे हो जाएगा क्यू बाय वी, क्यू बाय वी हो जाएगा सी क्यू बाय वी, तो क्यू बाय के क्यू बाय आर, क्यू बाय के क्यू बाय आर, तो ऊपर क्या हो जाएगा क्यू इंटू आर। अब क्यू इंटू आर हो जाएगा, क्यू से क्यू आपका कट जाएगा, तो सी आ जाएगा आपका आर अपॉन के, तो सी हो जाएगा आपके पास आर अपॉन के। नोट कर लीजिए। अब यहीं पे आप एक काम ये भी कर सकते थे कि आप आर की जगह क्या लिख सकते थे और के की जगह क्या लिख सकते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो डाल दो। सी की जगह आर की जगह आप लिख दो, सी होता है आर, के की जगह आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सी हो जाएगा आपका आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो कैपेसिटेंस होते हैं ना वो ज्यादा यूजफुल नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। अब मैं अगर आपको उसके पीछे की रीजन दूं तो आप देख पा रहे हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कंप्लीटली अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आप यहाँ करने को क्या ही कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आप रेडियस को बढ़ाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। और अगर आप यहाँ अर्थ का कैपेसिटेंस निकालो, मैं आपको एक काफी अच्छा फैक्ट बताता हूँ, अगर आप अर्थ भी तो एक स्फेरिकल कंडक्टर टाइप ही है, तो अगर आप इसी फॉर्मूले का यूज करके अगर अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला आप, तो फिर आप सोचोगे कि मतलब खैर देखा जाए ना तो अर्थ भी आप इसको सब इतना समझो, आप अर्थ को भी आप एक स्फेरिकल कैपेसिटर मान सकते हो, तो उसका आप निकालना चाहो, ठीक है, कि हाँ तो आपने अर्थ को यूज करा है दूसरी बॉडी की तरह, लेकिन उसी का भी आप निकाल सकते हो, समझ लो। डेरिवेशन में आपने अर्थ को एज अ दूसरा कैपेसिटर यूज करा है, तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, बात खत्म। लेकिन अर्थ अगर आप ये डेरिवेशन को हटाओ और अलग अलग से सोचो, तो अर्थ का एक स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह नहीं मान सकते हम, अर्थ को मान सकते हैं ना, वो भी तो एक स्फेरिकल बॉडी है, तो उसको मान सकते हैं एज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो उसका अगर आप कैपेसिटेंस निकालो, मान लो सी होता है 4, क्योंकि चाहिए तो क्या ऐसे रेडियस, और अब ऐसे तो दुनिया की हर बॉडी, हर स्फेरिकल बॉडी का निकाल सकते हो कैपेसिटेंस, क्योंकि रेडियस तो पुट करनी है, खैर ऐसा निकालोगे नहीं, है ना। तो आप समझ, अर्थ का अगर आप कैपेसिटेंस निकालो तो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, है ना, 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, 4 पाई आर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12। या अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हो तो सी का फॉर्मूला बीच में एक आर बाय के भी आया था, तो ये भी काफी अपने आप में काम का फॉर्मूला है। तो 64 इंटू 10 टू द पावर 6400 किलोमीटर है ना, तो ये हो जाएगा क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 6400 बटे 9 आप करोगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। तो अब इसको आप सॉल्व करो या नहीं करो, 10 टू द पावर -6 अपने आप में कितनी छोटी क्वांटिटी है, यानी आप अर्थ जितनी रेडियस भी ले लोगे तो भी आपका कैपेसिटर कुछ काम का नहीं बन रहा है, सिर्फ -6 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो अब अर्थ से बड़ा कैपेसिटर बनाना तो पॉसिबल है नहीं भाई, 6400 किलोमीटर की रेडियस है अर्थ की, उससे बड़ा कैपेसिटर तो बना नहीं पाओगे आप, और जितना भी बड़ा कैपेसिटर बना लो वो अर्थ के मुकाबले तो बहुत ही छोटा होगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मतलब इस तरह के कैपेसिटर आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते कभी भी, है ना, क्योंकि देखो ना अर्थ का भी कितना छोटा आ रहा है, तो कोई रियल लाइफ बॉडी का तो कोई कैपेसिटेंस नियरली नेग्लिजिबल ही आना है। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आर पे पूरा डिपेंड करता है कैपेसिटर, चार्ज वगैरह कुछ भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आपने कंडक्टर पे लिया था। नोट कर लो, ये इतना हो गया, ठीक है। ओके, तो चल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज कैपेसिटर्स में ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कैपेसिटर अपने स्फेरिकल वाला पढ़ लिया, अब हम पढ़ ले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मोस्टली आपको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात थी ना, वो आपको मतलब एक तो मतलब अब यहाँ पे देखना है किस तरह इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ती है, और इसमें फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट आपको यूज करना है। अब अगर मेरी बात आप ध्यान से समझो तो ये है, अभी इसका पहले मैं आपको पूरा फंडा बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर मैं आपको उसका सिंबॉलिस करके बताऊं, सिंबल किस तरह रहता है इसका, तो इसका सिंबल जो होता है ऐसा दिखाया जाता है, पैरेलल प्लेट्स दो रहती है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा दिखाया जाता है। और अगर ये वेरिएबल, इसकी कैपेसिटेंस आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये कैपेसिटर कंपनी से बन के आ गया 10 माइक्रोफराड का या 10 फराड का, जितने फराड का वो बन के आ गया, मतलब ऐसे हम कह नहीं सकते कुछ वैल्यू, वो जितने का भी होगा वो फिक्स वैल्यू रहती है, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो कैपेसिटर को आप कंटिन्यूअसली बदल सकते हो, मान लेते हैं आपने वही स्फेरिकल वाला कैपेसिटर ले लिया और आपने कुछ उसमें से तामझाम लगा दिया कि उसकी रेडियस बार बार चेंज हो सके, तो उसका बार बार कैपेसिटेंस चेंज होता रहेगा ना, मतलब वो कुछ भी आप कैसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे भी आप जो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस इसके एरिया पे, प्लेट एरिया पे और डिस्टेंस पे, इन दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है। तो आप कुछ कैपेसिटर ऐसा बना दो जिसमें ये दोनों चीजें वेरी करती रहे, तो उसका कैपेसिटेंस यूज करते करते ही चेंज होता रहेगा। तो वो अगर ऐसा कोई वेरिएबल कैपेसिटर हो, तो वेरिएबल कैपेसिटर को जैसे रेजिस्टेंस में दिखाते हैं ना, तो उसका सिंबल ऐसे ही रहता है,
ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है, ये नॉर्मल जिसका कैपेसिटेंस चेंज ना हो, इतना देख लीजिए। ये वेरिएबल है, ये नॉर्मल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस चेंज ना हो, और ये वेरिएबल है। अब मैं अगर आपको इसका पूरा फंडा बना के बताऊं तो देखो, ये रहा अपनी ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। अब कंटिन्यूअसली यहां पे आपको पता है एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। अब मान लेते हैं आपकी ये जो प्लेट है ना वो पॉजिटिव की है, ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे, चलो वो बताता हूं अभी, ये माइनस है, ये पूरे पे माइनस है। और आपको पता है कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दौड़ेगी, पैरेलल प्लेट में ना इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो उधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा। और माइनस वाली ये अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए दिखा रहा हूं तो इसमें से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट एक ही डायरेक्शन में जाएगी कैपेसिटर में, जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर वो नेगेटिव प्लेट के लिए भी कहो कि पॉजिटिव प्लेट के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के लिए तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव प्लेट की जब आप बात करो, अरे वो नेगेटिव प्लेट या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी ना। तो आपको समझना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, दोनों प्लेट्स के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही होगी, मतलब नेगेटिव वाले की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, क्वेश्चन भी करोगे ये एक्शन याद रखना है, नेगेटिव वाले की तरफ आती है और पॉजिटिव से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब अगर आप मेरी बात ध्यान समझोगे, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो अपन ने पढ़ा था एक सिंगल, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, अब ये क्या काम करेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट करके अपन ने पढ़ा था, ओ सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट शीट के लिए। तो ये क्या, ये भी आपकी एक प्लेट है ना, प्लेट, ये एक प्लेट है ना, यहाँ तो आपको एक गंदी दिख रही है, मतलब ये 3D में पूरी प्लेट है ना ऐसी, ये एक ऐसी पूरी प्लेट है, ये मान लो मेरे दो हाथ दो प्लेट है, तो ये दो प्लेट ऐसे आपने सामने रखी हुई है और उनकी कोई डिस्टेंस है, तो ये दो प्लेट है, और प्लेट के लिए मतलब शीट के लिए, सॉरी शीट के लिए अपन ने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट के लिए, यहाँ पे कंडक्टिंग शीट की हम बात नहीं करते, नॉर्मल शीट है ना, तो सिग्मा कंडक्टर नहीं है, ये नॉर्मल कैपेसिटर है जो कंडक्ट तो नहीं करेगा चार्जेस को, बस अपने ऊपर रख के रखता है, मतलब हमें कंडक्टिंग शीट की बात नहीं करते। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी होगी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं प्लस वाली, अगर मैं मान लो प्लस वाली शीट की बात करूं चाहे माइनस वाली शीट की बात करूं, मान लीजिए अगर आपके पास ई प्लस वाली शीट के लिए लिख रहे हो, प्लस वाले प्लेट के लिए लिख रहे हो, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में आएगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। ये बात आप ध्यान रखना कि इसका सिग्मा माइनस होगा, इसका सिग्मा प्लस का होगा, तो इसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसका होगा माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, ड्यू टू माइनस वाली प्लेट, जो दोनों की प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखोगे, ठीक है, या हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, सही है। ये आप दोनों का आप क्या करोगे, आप दोनों वैसे, यहाँ पे आप एक काम करो, माइनस साइन को आप कंसीडर मत करो, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, माइनस साइन है इसलिए कंसीडर नहीं होगा, ऐसे तो आपको ये मेरा नोट पॉइंट याद रखना, कैपेसिटर में ऐसे तो हमेशा नेट चार्ज 0 ही आ जाएगा, तो कभी भी कैपेसिटर में आपको नेगेटिव साइन को यहाँ पे दूसरी प्लेट की कंसीडर नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप माइनस का सिग्मा लोगे और दोनों को आप क्या करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐसे तो नेट 0 आ जाएगी, और ऐसे तो हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, क्योंकि इसका नेचर ही है कि भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं इसमें। तो माइनस का दिखाता है, चार्ज का नेचर दिखाता है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ निकालनी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो उसमें आपको दिखाना नहीं, यहाँ पे क्योंकि दिखाओगे तो हमेशा आंसर 0 आ जाएगा, विच इज फिजिकली इनकरेक्ट, इसलिए आप क्या करते हो, इसमें माइनस को नहीं दिखाओगे। तो ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बनाएगा, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बनाएगा, और दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो E प्लस और E माइनस दोनों को जोड़ोगे आप, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, कि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ऐड करते समय। तो इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनसाइड द कैपेसिटर, वो ये है। तो फर्स्ट चैप्टर का फंडा, फर्स्ट चैप्टर में हमने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की डेरिवेशन भी करी थी, जो कि एक प्लेट के लिए होता है। इसके लिए एरिया दोनों प्लेट का सेम है, ठीक है, ये भी ए एरिया की, ये भी ए एरिया की, और दोनों के बीच की डिस्टेंस छोटा डी है। बस आपको सिग्मा जो होता है ना, वो चार्ज पर यूनिट एरिया का रेशियो रहता है, जो रेशियो तो स्मॉल कांस्टेंट है, उसमें माइनस का साइन इसलिए क्योंकि माइनस का चार्ज है, तो ई नेट आपके अंदर ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब सिग्मा को अगर आप ओपन करो तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, जो कि जनरल आप क्या लोगे, अब चार्ज है किसका लोगे, ऑब्वियसली दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस चार्ज मतलब एक प्लस एक माइनस है, तो आप जनरली प्लस वाले लेके चलना है ना, आपको हमें प्लस वाला चार्ज लेके चलना है, जो कि जनरल केसेस में प्लस वाले लिया जाता है। भाई अब चार्ज आपको प्रॉपर दिखाएगा कौन सा चार्ज है, तो आप यही वाला लोगे ना, चार्ज आपको बस प्लस वाला यहाँ पे लेना होता है, क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ई नेट आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये आपका ई नेट आ गया, ठीक है। अब ये हो गया एक, तो अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना, जो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस का डी बाई डी एक्स या माइनस का
डेल्टा वी बाय डेल्टा या माइनस का वी बाय एक्स, ये माइनस में पड़ा था। लेकिन कैपेसिटर में ना डायरेक्शन हमेशा डिफाइन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही जानी है, चाहे वो पॉजिटिव प्लेट के लिए हो चाहे वो नेगेटिव प्लेट के लिए हो। तो ऐसा कहते हैं कि कैपेसिटर के लिए ना डेरिवेशन इसकी सेम ही रहती है जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था, पर इसका जो साइन है ना वो कैपेसिटर में हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में सबको पता है कि हमेशा इधर इधर माइनस का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई इसकी कोई हमको यूज करना ही करना है। माइनस बस एक चीज को बस झलकाता है कि भाई पोटेंशियल गिरेगा, भाई तुम कैपेसिटर की इस प्लेट से इस प्लेट पे जाओगे पोटेंशियल गिरेगा, और कुछ नहीं बताना माइनस। तो ये हमको पता है कि ऑलरेडी वहां पोटेंशियल गिरने वाला है, लेकिन हमको बस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी, तो हमको ये नहीं जानना कि गिरेगा कि नहीं। तो इसलिए हम जब कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं ना तो अपन माइनस को नहीं लेते। तो अपना जो अब डेल्टा की भी यहाँ ऐसा जरूरत नहीं है, तो डेल्टा तो अब लगाओ नहीं लगाओ, वी बाय डेल्टा आर भी तो लिखते थे इस फॉर्मूले को। अरे इसको माइनस का वी बाय आर भी तो लिखते थे, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो डेल्टा लगाओ डी लगाओ या कुछ भी नहीं लगाओ, वो तो मतलब रेशियो तो ये अपन ऐसा ही फॉर्मूला तो ये रहता था। अब यहाँ पे क्या लोगे आप, सिर्फ वी बाय आर की जगह मतलब माइनस का वी बाय आर होता था फॉर्मूले में, लेकिन आप वी बाय डी लोगे अब। और डी आर क्या होती थी, एक डिस्टेंस को डिफाइन करती थी जो कैपेसिटर के केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच की होती है। तो वी बाय डी और माइनस साइन को अब हम लेते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे लिया होता है कि मतलब देखो ना, अब मैं आपको समझाता हूँ कि माइनस साइन तो आप कंसिडर कर ही चुके हो ना, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाया कि भाई हमने पहले कीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है कम पोटेंशियल की तरफ, तो वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो माइनस साइन का यहीं पे यूज हो गया कि भाई बस इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली हमने, पोटेंशियल गिरना ही यहाँ पे। तो मतलब आपको बस इन शॉर्ट साइन नहीं लेना। तो यहाँ पे फॉर्मुला क्वेश्चन वगैरह में भी कैपेसिटर के लिए आप यूज, मतलब ये वाला फॉर्मुला जो होता है वो यूज मतलब होता है कैपेसिटर के लिए, अपन माइनस नहीं लेते। अब मैं आप ये फॉर्मुला आपको यहाँ यूज होगा, है ना, क्योंकि ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला डाल दो ना यहाँ पे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वी बाय डी, आप लोग कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले पोटेंशियल निकालो ना, क्यू इंटू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब Q इज इक्वल टू सी बाय वी के, डेल्टा भी लिखो या वी भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो Q बाय सी बाय वी के हिसाब से तो आप सी के नीचे वी लिख सकते हो, v का फॉर्मूला पुट कर दो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो c कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू सी। देखो यार मैंने फिर वही अरे पता नहीं क्यों फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक क्यों कर देता हूँ। q इज इक्वल टू सीवी होता है, तो c होता है q बाय v। फॉर्मूला में एक बार आपके लिए करेक्ट लिख दो, तो फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू सीवी। तो बार बार जो मैं रेशियो के टर्म्स में लिख रहा हूँ वो c होता है q बाय v, c होता है q बाय v। अब सही कर लो, अब निकलूंगा यार मिस्टेक, सॉरी। c होता है q बाय v, q अपॉन v, q बाय v। ये फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या दो बार लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे v की वैल्यू डाल देता हूँ, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लो इतना, आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे हो जाएगा। c आ जाएगा आपके पास, c हो जाएगा आपके पास q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू डी, q से q कटा, एप्सिलॉन नॉट a बाय डी आपका आ गया। चाहे आप वो वाला जो इसके पहले कैपेसिटर पढ़ा था, चाहे ये कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर में आपको यही दो कैपेसिटर मेनली पढ़ने, बाकी सिलेंडर तो सिर्फ फिगर जानना है। आप क्या देख पा रहे हो कि हमेशा जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। अगर एप्सिलॉन नॉट वही परमिटिविटी और फ्री स्पेस, वो हाँ वो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, है ना, यहाँ पे लिख लो। जब ये कब होता है, जब इन दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में हवा भरी हो। आगे चैप्टर का जो नेक्स्ट बहुत प्यारा टॉपिक आएगा कैपेसिटर्स में, कि इसके बीच में कुछ और मटेरियल भर देंगे, तो फिर उधर वो वाला फॉर्मूला जो मैंने सारे केसेस में पढ़ा ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या होती है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मान लो फिर वहां कुछ भरा होता तो वो अपन अलग केस, यहाँ पे अगर एयर की जगह कुछ और होता, अभी तो बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में हवा है, तो अपन एप्सिलॉन नॉट लिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ली, इसलिए। ठीक है जी। अब मैं अगर ये केस आपका वो स्फेरिकल वाला, तो स्फेरिकल वाले में क्या आता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का मतलब स्फेयर को आपने हॉलो माना है, मतलब जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर था ना जो इसके पहले वाले में, उसके अंदर हवा भरी हुई है, कुछ और भरा हुआ नहीं है। तो ये कुछ और भरा होता तो हाँ, तो फिर उसमें कुछ और भरा होता तो उसका वो फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फेरिकल कैपेसिटर का। और आपको पता है एप्सिलॉन, अगर मान लो कुछ और उसके बीच में भरा होता तो आप एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखते, कुछ और भरा होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखते। और आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको के कहते हैं, वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। आपको परमिटिविटी के लिख लो या एप्सिलॉन आर लिख लो, एक ही बात होती है। तो अगर आपको एप्सिलॉन एम की वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन एम के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो यानी आपका के टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो गया ना एप्सिलॉन एम की वैल्यू।
K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो K टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस जब कुछ बीच में भरा हो, ये स्फेरिकल कैपेसिटर। और आगे जो अपन पैरेलल प्लेट में भी यही कहानी पढ़ेंगे K टाइम्स वाली, वो आगे पढ़ेंगे, वो पूरा टॉपिक है। ये तो छोटी बात है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो मतलब समझ रहे हो मीडियम का भी रोल, अगर मैं कुछ भर दूं तो फिर वो स्फेरिकल हॉलो हो जाएगा, मतलब फिर वो हॉलो नहीं रहेगा, मतलब कुछ भर दिया मैंने पूरे में तो फिर सॉलिड बन जाएगा। अभी तो मैंने हवा मान के चली तो हॉलो कंडक्टर था जो अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो इस तरह से मीडियम का भी रोल हमको देखने को मिलता है। मतलब ये अपन एक तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पढ़ लिया, तो आपने देखा कि कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस को आप कैपिटल सी से डिनोट करते हो, जो अपन ने निकाला ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वो कैपेसिटेंस थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, जो कि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया यानी प्लेट एरिया कौन सा एरिया होता है, प्लेट का एरिया है ना। जैसे आपने दो प्लेट लगाई तो ये होता है हर एक प्लेट का एरिया, मतलब प्लेट का एरिया दोनों के लिए ही सेम है ना, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया है, एप्सिलॉन नॉट ए और दोनों के बीच की दूरी डी। तो समझ लो इसे डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है कि कैपेसिटेंस का आपने एरिया कितना रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है। तो ये जो बनाने का तरीका है उस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, ना कि कुछ आपने क्या मतलब उसमें जो भी मतलब कोई और चीज पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, सिर्फ एरिया और डी पे, और उसका वाला सिर्फ रेडियस पे है ना। समझ लो जो बनावट है ना उसको सिर्फ डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ठीक है। ये हो गया ओके। सो अब मैं आपको एक छोटी सी बात आपने को पढ़नी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में कैसा फिगर रहता है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में से दो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, एक बाहर एक अंदर होता है, जिसमें अंदर वाले सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली, और बाहर वाले पे नेगेटिव होता है, बाहर वाली साइड पे नेगेटिव होता है दोनों साइड पे, और इस तरह की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। बस आपको ये फिगर थोड़ा सा जानना है, बाकी ऐसा हमको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो देखो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, बाकी आप स्वैप भी कर सकते हो, नेगेटिव अंदर पॉजिटिव बाहर लेकर फिर पॉजिटिव से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी, बट हाँ जनरल आप यही लेते हो, बाहर पॉजिटिव लोग अंदर नेगेटिव लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। बाकी हाँ जनरल आप ऐसे ही समझते हो, ठीक है। अब मेरी बात दूसरी, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है 80 माइक्रोकूलम, दूसरे पे -80 माइक्रोकूलम, तो आप कुछ भी फॉर्मूला लगाते समय नेट चार्ज 0 मत लिख देना। देखो Q इज इक्वल टू सी, एक जनरल फॉर्मूला है, तो मतलब वो यूज होता है, काफी जगह पे यूज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि यही कैपेसिटर के लिए बस यूज होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये एक चीज बताऊं ना, तो Q इज इक्वल टू सी भी मान लो अपन यूज कर रहे हैं, और आपको उसमें से कुछ भी निकालना है, और आपको चार्ज दे रखा है एक प्लेट में 80, दूसरे में -80 है, तो आप क्या करोगे, नेट चार्ज 0 मत ले लेना फॉर्मूले में, कोई भी फॉर्मूले में यूज करो, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, कभी भी नेट चार्ज कैपेसिटर पे ऐसे तो हमेशा ही 0 आता है, क्योंकि प्लेट्स पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो। तो इसलिए मैं आपको ये चीज कहता हूं कि कोई आपको एक ही चार्ज लेना होता है जो कि पॉजिटिव वाला होता है इन जनरल। तो Q इक्वल टू CV या कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो Q की जगह 80 लोगे, पॉजिटिव वाला। एग्जांपल मैंने आपको दिया ये, ओके। ये था एक की पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है Q इक्वल टू CV अपन एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, यहां से C आपका आ जाएगा Q बाय V। अब मैं अगर आपको एक काम की बात बताऊं, कैपेसिटेंस मतलब एक आपको मैं ये फॉर्मूला ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपको पता है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल है, फिर आप एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हो विच इज कैपेसिटेंस, तो ये फॉर्मूला ऐसे आप समझ सकते हो कि ऐसे आया, ठीक है, क्योंकि V होता है आपके पास KQ बाय R, तो आप समझ सकते हो पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। K तो कांस्टेंट है भाई, जो भी डिस्टेंस में निकालना हो पोटेंशियल वो अलग बात है, लेकिन भाई कुछ भी कहो दोनों प्रोपोर्शनल तो है डायरेक्टली, तो बस आप कैपेसिटर बस प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हो। तो कोई भी इक्वेशन में आप जो कांस्टेंट लगाते हो ना, उस कांस्टेंट की वैल्यूज को आप उसी चीज की इक्वेशंस को चेंज करके नहीं बदल सकते हो। मतलब जो कांस्टेंट लगाया जाता है ना प्रोपोर्शनलिटी हटा के, ये आप हर जगह यूज कर सकते हो फिजिक्स में, मतलब कहीं पे भी ये रूल होता है इक्वेशंस का कि अगर आप कोई भी कांस्टेंट पुट करते हो उसकी वैल्यू आप उसी इक्वेशन की दूसरी चीजों को चेंज कर रहे हो तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, जब उसी की इक्वेशन की चीजों को आप चेंज कर रहे हो। तो उसी की इक्वेशन है ना, यहाँ पे Q और V है, Q और V को आप चेंज करोगे ना, उससे कभी भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपने मान लो चार्ज डबल कर दिया, चार्ज अगर आपने डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी आपका डबल हो जाएगा, ये डबल तो ये डबल, ये ट्रिपल तो ये ट्रिपल, तो सब कट ही जा रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो? जो फैक्टर्स एक्स्ट्रा आएंगे, जो बढ़ाओगे आप या मतलब कुछ भी कर रहे हो यहाँ पे, दोनों दो घटेंगे तो दोनों एक साथ घटेंगे, तो वो फैक्टर एक्स्ट्रा काट ही जाना है। दोनों हाफ हो गए, दोनों ही हाफ होंगे, फिर साथ में हाफ से हाफ कटेगा। तो रेशियो आप देखिए कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होगा, कोई भी वैल्यू आप ले लो, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो फैक्टर कट ही जाएगा रेशियो में। इसलिए आप समझते हो कैपेसिटेंस कभी भी इनसे चेंज नहीं होता। अगेन इसलिए क्योंकि कैपेसिटर से डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, चार्ज वोल्टेज वगैरह से बदलेगा नहीं। तो ये बात तो अपन समझ ली। एक ये भी अपने पास काफी इंपॉर्टेंट सा की पॉइंट था, नोट कर लीजिए। ये पॉइंट भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में कि भाई कैपेसिटेंस
ऑफ अ कैपेसिटर ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशंस, डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड वोल्टेज। ठीक है, Q इज इक्वल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो V से ही फॉर्मूला आया था। ठीक है, मतलब इसको आप इससे ये फॉर्मूला अपना जो है ना डेरिवेशन, ये आपका डेफिनेशन वाइज है बट फिर भी हल्का फुल्का ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, बाकी इसके ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं। ठीक है, देख लीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर्स में अपन ने जो पढ़ चुके हैं पैरेलल में कैपेसिटर में मैंने जो आपको समझाया ना, वो फिगर आप थोड़ा सही कर लेना। फिगर थोड़ा और अच्छे से आपको ऐसे 2D में बना के दिखा दिया, आपको ऐसे बना के दिखाना है डेरिवेशन में कि आपकी एक प्लेट है जिसमें प्लस चार्ज है, थोड़ा और अच्छे से स्केल से बनाना, और ये आपकी दूसरी प्लेट है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है। मैं यहाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी प्लेट बनाई है, बट आप ऐसे समझना कि भाई आपकी पूरी एकदम प्रॉपर प्लेट है, ये एक प्लेट, फिर उसके पैरेलल में एकदम पैरेलल में रखी हुई है दूसरी प्लेट। आपको मैंने कहा फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, आप ऐसे बनाना है। तो ये हो गई आपकी दूसरी प्लेट। तो कैसी दूसरी प्लेट? जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट। और दोनों, ये थोड़ा मैंने ज्यादा पास पास बना दी, बट आप थोड़ा और दूर दूर बनाना। और डिस्टेंस दोनों के बीच की d है और दोनों का सेम एरिया है। इसमें प्लस सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो लिख सकते हो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। बाकी ऐसा तो आपको लेना तो उसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं। थोड़ा और अच्छे से इसको आप बना के दिखाना। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता रही है कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी का जो कैपेसिटी, ये छोटी छोटे पॉइंट्स ना मेरे को जैसे जैसे मेरे को दिमाग में आ रहा है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपको मेन पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है देखो यार, सिंपल समझना। मतलब इस वाले टॉपिक में आपको ये भी जानना है कि ये जो है भाई एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्लेट्स के, डी पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कुल मिलाकर इनकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। एक और चीज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, जो एक्सटर्नल साथ में ना कोई और मतलब चीजें यहाँ पे रखी होगा। मान लो एक्सटर्नल कुछ हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, तो उनके कारण यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके, सो ठीक है, एक तो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तीसरा एक मटेरियल को इसके बीच में मैं फिल कर दूं, जो कि अपना टॉपिक है, इसी में ही आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो उसमें भी कैपेसिटेंस चेंज होता है। बीच में अगर मैं कुछ भर दूं, क्योंकि यहाँ पे तो ये फॉर्मूला एयर के लिए है, बीच में अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर हो, तो एक तो लिख लो किस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स लिख लो, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तीसरा मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, चौथा सराउंडिंग कंडक्टर्स। अगर इसके आसपास कोई कंडक्टर से कोई भी चीज ऐसी रखी हुई है ना, कोई और कंडक्टिंग जैसे मतलब कंडक्टर्स कह सकते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कोई सराउंडिंग कंडक्टर्स इसके आसपास रखे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं ना, इसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से कंसिक्वेंटली उसकी पोटेंशियल, जो इसके बीच में पोटेंशियल होता है, मतलब कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता है प्लेट्स के बीच में, उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो आपको बस ये पॉइंट ऐसे समझना है कि भाई उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे अफेक्ट पड़ता है, इसलिए सराउंडिंग कंडक्टर्स भी रखो ना, क्योंकि आपका सी क्या होता है, क्यू बाय डेल्टा वी। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में इसके बीच की अफेक्ट होगा, पोटेंशियल में अफेक्ट होगा, तो पोटेंशियल में देखो चेंज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा है, तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि भाई हाँ, सराउंडिंग में कंडक्टर्स, आप जैसे कैपेसिटर रख रहे हो तो सराउंडिंग कंडक्टर्स भी आप इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आप देख लो, ये कुछ आपको पॉइंट्स जान लेते। ठीक है, बाकी अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज, जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब पहले अपन पढ़ते हैं कैपेसिटर्स को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उसकी क्या क्या की पॉइंट्स है, मैं आपको सारे समझाता हूं। ये जैसे मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपने ऐसे सीरीज में कैपेसिटर, मान लो 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और यहाँ पे मैं एक पूरा सर्किट ही बना देता हूँ ना। ये एक मान लो बैटरी है ऐसे, और ये 3 कैपेसिटर आपके पास लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सीन होता है, आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ, तो सारे कैपेसिटर में करंट सेम जाएगा, क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा है रजिस्टर जैसा यहाँ पे लॉ यूज होता है, लेकिन फॉर्मूले रजिस्टर से अलग होते हैं काफी ज्यादा। अगर आप मतलब काफी ज्यादा में उल्टे, उसमें जो पैरेलल के लिए होता है ना रजिस्टर में, यहाँ सीरीज के लिए होता है, जहाँ मतलब वाइस वर्सा होता है। और यहाँ पे सारे कैपेसिटर में सेम करंट जा रहा होगा, क्योंकि सीरीज में सारे कैपेसिटर में तो सेम करंट जाएगा ना, यहाँ पर डिवाइड तो हो नहीं रहा करंट, पूरा का पूरा सब पे जाएगा, समझ लो। तो यहाँ पे करंट सब पे सेम है, ठीक है, करंट सब पे सेम है, सब पे वोल्टेज तो अलग होता है, सीरीज में हमको पता है वोल्टेज अलग होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको 10 के याद रखने कि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, सब पे वोल्टेज बढ़ेगा। और हमेशा जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, खैर जो पोटेंशियल का सम है जो सब पे बटेगा, उनका सम इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। ठीक है, वो भी अपन मैं आपको एक क्वेश्चन से भी बता दूंगा। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या, सब पे से करंट सेम, सब पे पोटेंशियल अलग है, तो Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से आपको V का फॉर्मूला Q बाय C है। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन अगर करनी है, तो जो चीज अलग है उसका ही तो आप नेट निकालोगे सबको जोड़ के। तो मान लो V नेट आपको निकालना है पूरे इस कॉम्बिनेशन का, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, और V नेट समझ में बैटरी का रहा होगा, तो मैंने बोला सबका पोटेंशियल ऐड करोगे ना, तभी तो नेट पोटेंशियल मिलेगा। तो पोटेंशियल का होता है Q बाय C,
और सब में अगर करंट सेम है तो सब में चार्ज भी सेम आएगा ना, सब में चार्ज सेम जाएगा, किसी में चार्ज बैठेगा नहीं, सब में करंट सेम जाएगा तो सब में चार्ज भी सेम जाएगा। देखो ठीक है, और सब में लेकिन कैपेसिटेंस इसका C1 होगा, इसका C2 होगा, सबका कैपेसिटेंस सेम थोड़ी ना होगा, C3। और इसमें क्यू नेट, अब भाई क्यू नेट भी समझ लो मेरी बात, जितना पूरे तीनों में से फ्लो हो रहा होगा उतना ही इंडिविजुअल में से भी फ्लो हो रहा होगा ना। पूरे में से मान लो सर्किट में 10 एम्पियर करंट जा रहा है, उस हिसाब से जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही चार्ज हर एक में फ्लो होगा। क्यू को कॉमन लेके काट दो, सी नेट मिलेगा आपको यहाँ से, क्योंकि वी नेट लिख रहे हो ना, तो क्यू बाय सी नेट, और क्यू तो जो पूरे में से जाएगा वही इंडिविजुअल में से जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। क्यू को आप काटोगे हर जगह से कॉमन लेके, तो यहाँ पे आपको जो नेट कैपेसिटेंस मिलता है C1 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन टिल चलता जाएगा जितने भी आपने कैपेसिटर लगा रखे। ये नोट कर लो, इतना नोट करिए जी। एक और बात ये है कि अगर ऐसे ही आपको बोल दिया जाए, ये नोट कर लो कि सिर्फ 2 कैपेसिटर है, तो 2 कैपेसिटर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एमसीक्यू वगैरह में यूज कर सकते हो, मतलब यूज करा जा सकता है वो फॉर्मूला। अगर आपको कोई शॉर्ट में कैलकुलेशन करनी हो कि जैसे 2 कैपेसिटर हो तो उनका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, 1/C1 + 1/C2, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रख लेते हो कि एलसीएम लोगे यहाँ पे C1 C2 + C1, तो आपका दोनों साइड इनवर्स कर दो, सी नेट आ जाएगा C1 C2/C1 + C2। तो डायरेक्ट आप 2 कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला, जो भी वैल्यू है इंडिविजुअल कैपेसिटर की करना है ना, उस टाइप का आंसर आएगा। नोट कर लो इतना। और इसी फॉर्मूले में मान लो आपके n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आ जाए, ये सारी हेडिंग डालना, फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर n नॉन आइडेंटिकल कैपेसिटर, जो अपन ने लिखा 1/C नेट = 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन, फॉर n अनआइडेंटिकल कैपेसिटर जिसमें सबका कैपेसिटेंस सेम ना हो, वो हमारा जनरल फॉर्मूला जो अपने सबसे पहले डिराइव था, ये था फॉर 2 अनआइडेंटिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, मान लेते हैं अब आप लिख रहे हो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, आपके सारे के सारे जो कैपेसिटर्स सेम है, सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो 1/C नेट कैसे आ जाएगा आपके पास, फिर कैसे लिखोगे भाई, है ना। अब उसके लिए आपको अगर नेट निकालना है तो 1/C + 1/C, सब में बोला सबके कैपेसिटेंस सेम है, सबके लिए सेम C आएगा। ठीक है, अब 1 भाई जितने कैपेसिटर होंगे, जैसे मान लो आपके पास n कैपेसिटर है तो n बार चलता जाएगा, यही पूरा तामझाम 1/C n टाइम्स चलता जाएगा, तो ऊपर ऐड करने में टोटल कितना आएगा, n आएगा। अरे 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो 1 आएगा ना, और नीचे एलसीएम तो हमेशा C रहने वाला है, जितने भी n कैपेसिटर सबका एलसीएम C होगा, और ऊपर 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो n आ जाएगा, तो C नेट आपका C/n, यानी जितना भी एक का कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, दोनों के रेशियो को आप नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। फॉर n लिख लेना, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर आइडेंटिकल हो, तो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, ठीक है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए, और ठीक है 2 नॉन आइडेंटिकल कैपेसिटर है जनरल, है ना। नोट कर लो इतना, ओके जी, नोट कर लीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया था ना, उनका आप इस तरह इक्विवेलेंट सर्किट पे दिखा सकते हो, जो बताता है कि तीनों कैपेसिटर जितना एक कैपेसिटर है, मतलब आप समझ लो तीनों का जितना भी नेट कैपेसिटेंस निकल रहा था, मान लो एक 2 माइक्रोफैराड का था, एक 10 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶, एक 2 माइक्रोफैराड का था, एक 10 माइक्रोफैराड का था, एक 12 माइक्रोफैराड का था, तो जो भी इनका नेट आएगा 1/C नेट से निकालोगे ना वाले फॉर्मूले से, तो उस नेट जितना इस पे है और ये अकेला लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट है, मतलब उन तीनों का इक्विवेलेंट आपने एक सर्किट में एक ही कैपेसिटर के साथ बना दिया है, तो वैसे आप दिखा सकते हो, है ना। खैर, मैं आपको ये क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, तो वैसे अपन क्वेश्चन कर नहीं रहे इन वीडियोस में, बट मैं आपको ये टॉपिक इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको जैसे इस वाले में निकालना है भाई, इसका C इक्विवेलेंट निकालो पहले, तो 1/C नेट आपको पता है, फॉर्मूला लगा दो, 2 के लिए 2 वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, C1 C2/C1 + C2, डायरेक्ट दोनों की वैल्यू पुट करना। ठीक है, लेकिन मैं आपको भी ऐसे करता, अभी माइक्रोफैराड में आप रख सकते हो, मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा चेंज करने की ऐसे आपको जरूरत नहीं है, जहां जरूरत हो आप कर लेना, बाकी अभी यहाँ ऐसा जरूरत नहीं है, तो अपन बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे तो ज्यादा अभी हाई लेवल के नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो C नेट आपके पास आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैराड, क्योंकि आपको ऐसे जहां चेंज करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए अपन नहीं कर रहे हैं, तो माइक्रो में रहने दो। ठीक है, C नेट पहला आंसर आ गया, C नेट या C इक्विवेलेंट, है ना, वही आ गया। Q ईच, हर एक पे कितना चार्ज होगा, तो अगर मैं Q = CV लगाऊं तो समझ लो दोनों पे चार्ज सेम होगा, जैसे लिखते ना, इसका पोटेंशियल V1 हो, इसका पोटेंशियल V2 हो, लेकिन चार्ज इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा, दोनों पे चार्ज सेम होगा, इसका C1 है, ये C2 है, चार्ज दोनों पे सेम होगा, तो पूरे सर्किट का चार्ज मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा इन दोनों में फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि सीरीज है, तो पूरे सर्किट का अगर आपको निकालना है तो पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस लोगे ना, ये चीजें समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया।
कि भाई पूरे अगर सर्किट में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है तो ओवरऑल आप निकाल रहे हो ना चार्ज, क्योंकि पूरे सर्किट से सेम ही फ्लो होना है, तो आपको नेट कैपेसिटेंस लेना होगा। और आप पूरे सर्किट के लिए निकाल रहे हो तो पूरे सर्किट का वोल्टेज लोगे जो कि 100 वोल्ट की बैटरी है। तो यानी आपका 1000, आप और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये माइक्रो कूलम आएगा क्योंकि अपने सब कुछ माइक्रो में लिया है, मतलब जो भी माइक्रो में अपने कैपेसिटेंस लिया है इसलिए, ठीक है। चार्ज और नहीं दोनों पे उतना ही होगा क्योंकि सीरीज है ना, चार्ज और नहीं सेम रहेगा। अब वोल्टेज और नहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वोल्टेज दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। मान लो ये C1 है, ये C2 है। अगर आप वोल्टेज C1 पे निकाल रहे हो, V का फॉर्मूला ऐसे Q बाय C आ जाएगा, तो Q बाय C, चार्ज दोनों पे सेम है तो Q बाय C है ना, तो पहले वाले में से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, वो दोनों में सेम ही 1000/3, और उसका जो कैपेसिटेंस है पहले वाले का 5 लोग है। अब ये भी माइक्रो में था तो उसको भी माइक्रो में, सब माइक्रो में चलने दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे तो आप डिवाइड ही कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैसे तो अभी अपन चेंज नहीं कर रहे, 20 है ना, 5 to the 10 0 0 200/3 है ना, ये क्या रहा है ना, हाँ, तो 200/3 वोल्ट जो 66.67 के करीब आएगा, तो 3 6 18 2 बचा 66.67 वोल्ट है ना, ये आपका एक आंसर आ गया। और दूसरे पे निकालोगे तो Q बाय C लगाओगे, उसमें भी चार्ज 1000/3 है और उसका कैपेसिटेंस कितना है 10, तो ये काटेगा और आपका 100/3 आएगा विच इज 33.3 वोल्ट। तो देखो दोनों को आप जोड़ोगे ना, 33.3 वोल्ट दोनों को जोड़ोगे तो एग्जैक्ट बैटरी के बराबर आएगा। तो वोल्टेज आपको कंजर्व रहना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया। अब बढ़ते हैं पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन की तरफ, नोट कर लो ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा दोनों, ताकि आपको क्लियर होगा कैपेसिटर टॉपिक क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन पे बेस्ड है पूरा, है ना। मतलब क्वेश्चन काफी आते हैं इससे, टॉपिक इतना वो टफ नहीं है, बट आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे थोड़े, है ना। तो आप अलग से भी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अभी तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लिख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है, तो मान लो ये पूरा सर्किट है जी, ये बढ़िया सा आपका सर्किट है, ये आपने कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है। मान लो ये एक कैपेसिटर है, फिर दूसरा आपने यहां कनेक्ट कर रखा है दूसरा, और ये तीसरा, ऐसे आपने, वैसे तो थोड़ा यार मैंने फिगर सही नहीं बनाया, एक सेकंड में फिगर सही कर देता हूं। तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है जी, देखना ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका, ये आपने कनेक्ट कर दिया तीनों को पैरेलल में। तो मैंने 3 कैपेसिटर को पैरेलल में दिखाया यार, ठीक है। 3 कैपेसिटर अपन ने पैरेलल में ऐसे बनाए, है ना, 3 कैपेसिटर अपन ने पैरेलल में बनाए। एक बार यार फिगर थोड़ा देख लेते हैं। 3 कैपेसिटर अपन ने पैरेलल में बनाए, ठीक है। एक बार फिगर देख लो कैसे बनाना है आपको। एक कोई पॉइंट पसंद करना है, उससे ऐसे जाओगे, ये एक कैपेसिटर रहेगा, फिर एक नीचे आएगा और ये एक ऐसा बीच में आएगा। तो तीनों कैपेसिटर आपके इस पॉइंट पे बनेंगे, ठीक है। सर्किट थोड़ा सही कर लेते हैं यार। फिर ये यहां से मैंने कहा सर्किट छोटा बड़ा कर दिया था, इसलिए थोड़ा फिगर में दिक्कत हो गई, है ना। ये देखो इस तरह तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मान लो 10, मान लेते ये जो आपकी बैटरी चेन, अभी तो अपन कोई क्वेश्चन कर नहीं रहे, तो क्या करोगे बैटरी के बारे में, अपन वो क्वेश्चन में देखेंगे कितनी वोल्ट की है। अब देखना ये तीनों आपका, मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C3 है, और तीनों पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल में हमको पता है पोटेंशियल सेम होता है। चार्ज तीनों पे अलग होगा, इस पे Q1 होगा, इस पे Q2 होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि मान लो ऐसे I करंट निकला बैटरी से, पॉजिटिव से निकलता है, तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे I आएगा, तो इस वाली ब्रांच में, तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, I1 इसमें से जाएगा, तीनों में बट जाएगा ना, तीनों ब्रांच में करंट बट जाएगा, तीनों ब्रांच में करंट बट जाएगा। तो जब करंट बट जाता है तो चार्ज भी बट जाएगा, तो चार्ज तीनों पे अलग अलग, यहाँ मान लो I1 करंट गया, यहाँ मान लो I2 करंट गया, यहाँ मान लो I3 करंट, तो तीनों ब्रांचेस में बढ़ गया, और तीनों ब्रांचेस का आया और जुड़ के पूरा यहाँ से वापस I निकल गया। ये किरचॉफ्स जंक्शन रूल वगैरह अपन सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी अभी आपको जोड़, मतलब समझ लो करंट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे चार्ज सबका अलग अलग है, राइट। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे। अब वही यहाँ पे सब पे चार्ज है, पोटेंशियल तो सेम है, जो अलग है उसको अपन ऐड करते हैं। तो क्यू नेट आप निकालना चाहते हो तो पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, वही आपका इसका इक्विवेलेंट फिगर कैसे बना सकते हो, अगेन इसका इक्विवेलेंट फिगर ऐसे ही बना सकते हो ना, कि भाई आपने एक ही कैपेसिटर ले लिया, उनका तीनों के नेट कैपेसिटेंस के बराबर होगा, और ये अपनी वही बैटरी है ना, मतलब जो ये बैटरी थी वही सेम होगा उनकी बैटरी, मतलब वही, मतलब इनका नेट कैपेसिटेंस के बराबर। एक इक्विवेलेंट बस एक कैपेसिटर के साथ आप दिखा दोगे, ठीक है, जिसका नया कैपेसिटेंस होगा, जिसका अपना ही मतलब वोल्टेज वगैरह भी सब इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल का जो वोल्टेज है फिर उसका भी वही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन था, चार्ज इसका तीनों के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। मतलब आप समझ रहे हो, चार्ज तो है ना, क्योंकि चार्ज सब पे अलग अलग है, तो क्या चार्ज होगा, सी नेट, वी नेट,
क्योंकि Q इज इक्वल टू सी भी होता है। ओके, फिर सी नेट, अरे नेट लिखने की जरूरत थोड़ी, जो पूरे बैटरी का पोटेंशियल होगा वही समझ रहे मेरी, जो पूरे में से पोटेंशियल जा रहा है पूरे सर्किट में से वही तीनों इंडिविजुअल में से जाएगा ना, तो नेट जो वोल्टेज होगा वही इंडिविजुअल सब में से जाएगा। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो V से भी कॉमन होकर सब जगह से कट गया, तो ये फॉर्मूला आ गया फॉर n अनआइडेंटिकल कैपेसिटर। तो सो ऑन जितने भी n कैपेसिटर्स होंगे सबके लिए ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, दो क्योंकि भाई ये तो डायरेक्ट ऐड करना है ना यहाँ, तो ठीक है ये नोट कर लो। वही वैसे आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आ जाए उसके लिए कैसे लिखोगे भाई फॉर्मूला, उसको भी देख लिया जाए। फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए आप कैसे कर सकते हो कि भाई मतलब n अलग, मतलब सेम एकदम सेम कैपेसिटेंस वाले, भाई कैसे लिखोगे, तो सी नेट आपने समझ लिया, C1 प्लस C2, एक सेकंड जरा मैं वापस लिख देता हूं, सी नेट क्या आ गया आपके पास, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन टिल चलता जाएगा। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया। अब मान लेते सारे कैपेसिटेंस एक दूसरे के आइडेंटिकल है, सब एक दूसरे आइडेंटिकल है, ठीक है, तो बस क्या करना है n टाइम्स कोई मल्टीप्लाई करना है, n सी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर आता है, यहाँ पे सबको प्लस कर रहे होते हैं n टाइम्स, है ना, समझ गए होंगे आप, है ना, इतनी मैथ्स को देख लीजिए एक बार। ओके जी, ये आपका फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, अब इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो हमने पढ़ लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं और खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को। ठीक है, फिलहाल में क्वेश्चंस हम कर नहीं रहे, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले इस वाला सर्किट हमको दे रखा है जिसमें हमको पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और आपको पता है भाई वोल्टेज का क्या फंडा रहता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो ये सारे कैपेसिटर सीरीज में, क्यों, क्योंकि मान लो इस बैटरी से अगर आई करंट निकला तो यहाँ से I1 चला जाएगा, मान लो यहाँ से, मतलब यहाँ से सॉरी यहाँ से तो आई जाएगा, यहाँ से मान लो आई चला गया, है ना, आई चला गया, और यहाँ जंक्शन है ना, जंक्शन पे यहाँ कुछ करंट जाएगा, ऊपर कुछ करंट जाएगा, तो मान लो यहाँ से I1 करंट चला गया, यहाँ से I2 करंट चला गया, और ऊपर तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा करंट, तो ऊपर जाएगा सीधा सारे इतने कैपेसिटर में पूरा I2 करंट जाएगा, मतलब इतने पूरे पार्ट में, और इस वाले पार्ट में I1 करंट जा रहा है, मतलब इस पूरे का नेट इसके साथ पैरेलल में, क्यों, क्योंकि इस पे जो पूरे पे करंट सेम है, तो ये सारे कैपेसिटर सीरीज में है, क्योंकि सारे में से I2 करंट जा रहा है और इसमें अलग I1 करंट जा रहा है, तो इन पूरे नेट के साथ ही सीरीज, तो इसके साथ पैरेलल में, तो इन पूरे का नेट इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये सारे सीरीज में, तो हम इनका ऊपर चारों का नेट निकाल लेते हैं, तो 1/C नेट, मैं इसको लिख रहा हूँ C नेट 1, क्योंकि फाइनल C नेट अपन इसका साथ में करना पड़ेगा ना, तो 1/, देखो हमारे पास 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 4 है, क्योंकि सीरीज में यहाँ पे ऐसा रहता है ना फॉर्मूला, तो 4/10 आ गया, यानी C नेट 1 मेरे पास आ गया 10/4 विच इज 5/2 माइक्रोफैराड, क्योंकि सारे माइक्रोफैराड में, वैसे कन्वर्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अपन ऐसे ही चलने देते हैं पूरा। ठीक है, अब हर एक कैपेसिटर में चार्ज निकालना है, लेकिन नहीं, अभी तो C इक्विवेलेंट बचा है ना, कैसे बचा है, क्योंकि इन तारों का नेट निकाला है ना, इसके साथ ये भी तो पैरेलल में, तो इसका जो नेट आया उसके साथ ये वाला 10 माइक्रोफैराड का पैरेलल में, तो निकाल लेते हैं इसको भी। तो ठीक है, C नेट, फाइनल C नेट अपना जो आ जाएगा, इसका नेट 5/2 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड, क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, 2 5 20 25/2 माइक्रोफैराड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये C इक्विवेलेंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं चार्ज और नेचर। आपको पता है चार्ज यहाँ पे सब पे सेम नहीं होगा, इन चारों पे चार्ज सेम होगा, बिकॉज ऑल 4 आर इन सीरीज, तो इन चारों पे चार्ज सेम होगा, और इस वाले पे जो चार्ज होगा वो अलग होगा, और आपको पता है इन चारों पे पोटेंशियल जो होगा वो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है, तो यहाँ पे आपको पता है इस पूरे का नेट का जो पोटेंशियल होगा ना, इन चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा, समझ रहे हो, मतलब इन चारों का आपस में पोटेंशियल सेम नहीं, क्योंकि चारों आपस में सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता, इन चारों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पोटेंशियल है ना, वो मतलब जो इनका इक्विवेलेंट चारों का अगर मैंने कैपेसिटेंस निकाले, मतलब समझ रहे हो, जो इन पूरे मिला के पोटेंशियल दौड़ रहा होगा, अगर इसको मैं एक कैपेसिटर मान लूं चारों को, तो उन एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में जो पोटेंशियल होगा वो उसके बराबर होगा, क्योंकि इन चारों का नेट किसके साथ पैरेलल में, तो समझ गए होंगे आप। क्या पोटेंशियल का हमसे कुछ पूछा नहीं है, बट हाँ मैं आपको चार्ज को निकाल के बताता हूँ, पोटेंशियल वाला आप, मैं आपको बस एक्स्ट्रा मैंने बताया, क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, इतना नोट कर लीजिए। अब आगे अपन करने वाले, नोट कर लीजिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अपना कितना आया
5/2 माइक्रोफराड, सी नेट 1 मेरे पास आया 5/2 माइक्रोफराड, और टोटल सी नेट अपने पास आ गया ये। एक आंसर ये है, दो अपने आंसर आ गए, क्योंकि दोनों अपने को काम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चारों सीरीज में है तो इन चारों पे सेम चार्ज होगा, और आपको पता है Q = CV होता है। अब आपको पता है इन चारों में से सेम चार्ज बहेगा, तो इन चारों में से अगर सेम चार्ज जाएगा, इन चारों में से अगर सेम चार्ज जाएगा तो आप, और इन चारों के लिए आप क्या लोगे? पोटेंशियल। हाँ, इन चारों के नेट पे जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, और जो पैरेलल में होता है पोटेंशियल सेम होता है, जो कि हम कह सकते हैं बैटरी का पोटेंशियल के बराबर होगा, है ना। मतलब यहाँ तो आप यही कहोगे ना कि पोटेंशियल बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, तो इन चारों का जो नेट का जो पोटेंशियल होगा और जो इस अकेले का पोटेंशियल होगा नीचे जो लगा हुआ है बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में, इसका नेट और ये। तो इन चारों के लिए मैं एक साथ चार्ज निकालूंगा, एक साथ, क्यों? क्योंकि चारों का चार्ज सेम ही आना है, तो एक ओवरऑल चार्ज आएगा जो सबके लिए सेम होगा, चारों के लिए, सॉरी, ऊपर वाले चारों के लिए सेम चार्ज आएगा। ठीक है, तो चार्ज आपको अगर चारों पे एक साथ निकालना है, क्योंकि चारों का सेम आएगा, तो चारों का एक साथ निकालना है, तो चारों का सी इक्विवेलेंट लोगे ना, या चारों का सी नेट लोगे ना, जो कि इन चार का सिर्फ आया था 5/2 माइक्रो में लेके चलते हैं, और इन चारों पे जो मिला के पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 50 वोल्ट। ठीक है ना, समझ गए। अब इसके साथ ये अपना क्या आएगा? यहाँ से चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा 25 बार में, यह आ जाएगा आपके पास 125 माइक्रो कूलम, क्योंकि आपने क्या रखा? माइक्रो में ही रखा था कैपेसिटेंस, तो आपका माइक्रो कूलम में आंसर आएगा। ठीक है, माइक्रो कूलम में आपका आंसर आने वाला है, नोट कर लीजिए इतना। ये अपने चार्ज निकाला है इन चारों पे, चार्ज और ईच पुता ने पांचों में पूछा है, तो शुरुआत के चार में सब में 125 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, इसमें भी 125 जाएगा, इसमें भी 125, सब में, शुरुआत के चारों में, ऊपर के चारों में। अब नीचे वाले में कितना चार्ज आएगा ये भी आपको देखना है, कितना देख लिया। अब नीचे वाले में कितना चार्ज आएगा? Q = CV लगा दो। अब इसमें तो अकेले का कैपेसिटेंस लोगे ना भाई, क्योंकि इसका अकेले का आप चार्ज निकाल रहे हो, जो कि इन चारों से अलग होगा। अरे इन मतलब कहने का मतलब इसमें भी चार्ज अगर आप देखोगे ना, तो चार्ज आपको निकालना है, कैपेसिटेंस इस अकेले की आप अलग से बात कर रहे हो ना, तो इसका कैपेसिटेंस अकेले का लोगे, पोटेंशियल इसका इसके अराउंड 50 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस अकेले पे जो चार्ज जा रहा होगा, इस अकेले पे जो चार्ज जा रहा होगा Q = CV के हिसाब से, क्योंकि इन चारों पे जो चार्ज होगा वो अलग, क्योंकि इन चारों का नेट इसके पैरेलल में, तो इन चारों का जो चार्ज होगा वो उससे अलग होगा। तो 10 माइक्रोफराड इसका चार्ज है, 50 वोल्ट इसके अराउंड पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप अलग से निकाल रहे हो ना, ओके, तो आपके पास आ जाएगा 500 माइक्रो कूलम। ओके, इसमें गलती हो गई भाई, मैं सोचूं इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है, ये 2.5 माइक्रोफराड है भाई, मैं सोचूं इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा है, तो इसको कर लो 2.5 माइक्रोफराड, है ना। तो क्वेश्चन लिखने में अपने से मिस्टेक हो गई थी, तो ये कितना आ जाएगा? 125 माइक्रोकूलम। अब वो तो भाई यहाँ पे ऐसा हो गया कि इन चारों का जो चार्ज है वो उसके मतलब इन चारों पे से जो बह रहा है भाई इस पे बह रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई क्या है, ये चारों ये सारे हमारे सीरीज में, ये वाला पैरेलल में है, वो तो उसका कैपेसिटर इस तरह दे रखा है कि इसका भी 125 माइक्रोकूलम इसमें से भी जा रहा है। ठीक है, अब आपको चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अगर आप पूरे सर्किट का चार्ज एक साथ निकालना चाहो ना, पूरे मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरी आपको इस बैटरी से टोटल कितना चार्ज मिल रहा है अगर वो निकालो, क्योंकि आपका टोटल चार्ज इस बैटरी से कितना निकल रहा है और मैं वो निकालू, तो Q = CV लगाओगे, अगेन Q = CV। अब टोटल चार्ज निकालना है तो पूरे सीरीज का आप कैपेसिटेंस, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस लोगे ना, क्योंकि आपको पूरे सर्किट से जाने वाला चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज जो इस बैटरी से निकल रहा होगा। ठीक है, अब फिर वो किसमें सेम जाए, जिसमें सेम जा रहा है किसमें सेम नहीं जा रहा, उसमें हमको फर्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ पूरी बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है आपको, मतलब बैटरी कितना प्रोवाइड कर रही है पूरे सर्किट को, तो पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस आएगा ना 25/2, और बैटरी ने पूरा वोल्टेज कितना दिया? 25, एक सेकेंड, तो 25/2 माइक्रोफराड इसका आ जाएगा, और बैटरी ने आपको दिया, नहीं एक सेकेंड यार देखो, फिर अपना ये नेट कैपेसिटेंस भी तो गलत आया होगा, क्योंकि अपन ने अगर 10 लिया है तो, है ना। तो एक काम करो आप, इन चारों का मिला के आपके पास 5/2 आया था, यहाँ पे 2.5 आएगा ना, क्योंकि अपन ने एक कैपेसिटेंस को चेंज किया है ना, मतलब वो गलत लिख दिया था अपन ने, तो ये 2.5 आया, 2.5 आया, तो 5/2 ये भी तो 2.5 होता है, तो दोनों का मिला के 5 आया कि नहीं आया? 5 माइक्रोफराड, और बाकी सी नेट 1 तो सही था। ठीक है, क्योंकि चारों का तो 5/2 ही आया था ना। अब यहाँ पे देखो ना, जब भी अपना आंसर इतना अजीब आ रहा है, अब इतना आया 5 नेट कैपेसिटेंस, तो देखो टोटल कितनी काटा नहीं, ठीक है, तो टोटल आ गया 250 माइक्रोकूलम।
अभी पता है कौन सा चार्ज है, ये तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, तो ये तो टोटल चार्ज आपको ये बता रहा है कि जो चार्ज जहां से बटा होगा, तो यहाँ पे करंट बटा है मतलब चार्ज ही बटा है इस जंक्शन पे, तो इतना जो इस पे चार्ज गया 125 माइक्रोकूलम, इन चारों से 125 माइक्रोकूलम। चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से जो बैटरी से निकला दोनों का सम के बराबर होना चाहिए, तो दोनों का सम यानी 125 प्लस 125, जो इसमें से 125 गया इसमें से 125 गया, 250 माइक्रोकूलम, और बराबर होना चाहिए जो बैटरी से निकला, तो चार्ज कंजर्वेशन 250 माइक्रोकूलम फॉलो होगा। नोट कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली और करा रहा हूं, क्योंकि उससे आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें बोल रहा है 3 आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है 9 माइक्रोफैराड के सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले तो अगर आप सीनेट निकालोगे तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 आ जाएगा, यानी 3/9 आ जाएगा, यानी 1/3 यानी 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। नेट कैपेसिटेंस आपके पास 3 माइक्रोफैराड आ गया। हाँ ठीक है, 3 माइक्रोफैराड आ गया। अब आपको हर एक में पोटेंशियल, क्योंकि तीनों सीरीज में, तीनों पे चार्ज तो सेम ही होगा ना भाई, ये तो कुछ इस तरीके का फंडा है ना, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो तीनों से चार्ज तो सेम ही होगा। और बैटरी यहाँ पे 120 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ से जो करंट निकला वो सब पे सेम ही जा रहा है, आई करंट है ना, देख लीजिए, तो चार्ज सब पे सेम है, करंट सब पे सेम है। अब पोटेंशियल सबके अलावा अलग अलग होगा ना, तो डेल्टा, अगर आप पहले कैपेसिटर के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, अरे V लिख लो या डेल्टा V लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V हो जाएगा Q/C। तो अगर सबके अराउंड चार्ज तो सेम ही है ना, मेरी बात समझो, सबके अराउंड चार्ज तो सेम ही, लेकिन आपको पोटेंशियल सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के अलावा अलग अलग है। तो एक बार में एक का चार्ज, मतलब एक बार में क्या लोगे, चार्ज तो सबके अराउंड सेम ही है ना, तो पहले एक काम करो, चार्ज निकाल लो, और चार्ज आपको एक साथ पूरे सर्किट के निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे में सेम जाने वाला है। तो Q इज इक्वल टू C नेट V ऑफ द बैटरी, यानी टोटल नेट पोटेंशियल जो पूरे सर्किट से जा रहा होगा, और तीनों का C नेट हमने 3 देख लिया और V नेट 120। एक साथ पूरे सर्किट के लिए मैंने क्यों लिया ये नेट कैपेसिटेंस और सब कुछ, क्योंकि तीनों सेम चार्ज जाने वाला है, तो मैं ओवरऑल चार्ज निकाल रहा हूं ना, तीनों सेम, तो मैंने ओवरऑल कैपेसिटेंस लिया 360 माइक्रोफैराड, माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम 360 माइक्रोकूलम। तो अब इसमें भी 360 माइक्रोकूलम जा रहा होगा, चार्ज तीनों में सेम होगा, और कैपेसिटेंस इसका 3 माइक्रोफैराड है। 120 आपके पास माइक्रो, मतलब क्या समझ लो, आपके पास कितना आ गया, कुछ मिस्टेक हुई ना, तो इसमें चार्ज जा रहा है 360, और इसका अकेले का कैपेसिटेंस लिखोगे ना भाई, क्यों अकेले का क्यों लिखोगे, क्योंकि हर एक में पोटेंशियल अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करोगे ना, तो 360/9 तो 40 आएगा। अब मेरी बात समझना, ये भी माइक्रो में था, ये भी माइक्रो में था, तो माइक्रो वाला फैक्टर आप दोनों कन्वर्ट भी करो तो हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम, ये ऊपर माइक्रो कूलम में था, 10⁻⁻6 कूलम हो गया, और ये -6 फराड हो गया। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया SI में, तो भी काटना ही है ना, तो 40 वोल्ट में लिख सकता हूँ ना, माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं, कट गया माइक्रो। तो और बाकी अगर आप मेरी बात समझो, बाकी के लिए निकालते सबके लिए QIC करते, क्योंकि सब पे चार्ज सेम है और सबका कैपेसिटेंस भी सेम है, सबका 9 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड, तो सबके लिए आप QIC निकालते और सबके लिए चार्ज भी यही लेते, सबके लिए 10⁻⁻6 से सबके लिए कट जाता 10⁻⁻6 और 360/9, क्योंकि चार्ज सब पे सेम है, कैपेसिटेंस सबका सेम है, तो तीनों के लिए आप अलग अलग रेशियो कैलकुलेट करते, QIC का तीनों के लिए सेम आंसर आता, लेकिन तीनों सीरीज में फिर भी तीनों का पोटेंशियल सेम कैसे आ रहा है, तो लिख लीजिए, व्हेन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स व्हिच हैव सेम कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइड्स इक्वली अमंग द कैपेसिटर्स, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो पोटेंशियल इक्वली बढ़ गया, 40 120 वोल्ट ऐसे आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझाना जरूरी था, हमको एक कंसेप्ट मिला यहाँ पे जानने को, नोट कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज का मतलब दोनों प्लेट्स पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी का कैसे हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं, तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास ये मान लो पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर है, और अब यहाँ मान के चल रहे हैं ना, इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है, और इसको ना मैंने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, तो आप ऐसा जनरली मान के चलते हैं कि जो आपका बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर होगी, और जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव प्लेट होगी, और नेगेटिव से कनेक्टेड नेगेटिव प्लेट, ऐसा हम कह दिया, ठीक है, सब मान सकते हैं आप। फिलहाल में हम क्या यहाँ पे प्लेट को देख ही नहीं सकते, क्योंकि प्लेट्स को हम मानते हैं इस डेरिवेशन करते समय
कि दोनों प्लेट्स पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, मींस दोनों प्लेट्स इनिशियली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब दोनों प्लेट्स पे जितने मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, दोनों प्लेट्स पे एक्सेस चार्ज नहीं है। अब न्यूट्रल है तो कुछ चार्जेस का अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर हुआ, हमको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो भाई एक पे जिसमें से गए उस पर पॉजिटिव आता है, जिसको मिले नेगेटिव चार्ज उस पर नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि दोनों प्लेट्स इनिशियली न्यूट्रल है, आप लिख लीजिएगा है ना कंसीडरेशन में। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हम कहते हैं कि इसमें से DQ चार्ज निकल के दूसरी प्लेट पे जाता है, जिससे ये प्लेट दोनों पे चार्ज आता है। ये पूरा यहाँ पे असम्पशन हम लेके चलते हैं कि इसमें से DQ चार्ज निकल के इस वाली प्लेट पे जा रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से यहाँ चार्ज निकल के जा रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे चार्ज जा रहा होगा, ठीक है, DQ चार्ज मान लो यहाँ से निकल के जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब इसमें चार्ज आ गए होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कुछ ऐसे जाने लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये बोलोगे कि अगर यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकल के जा रहे हैं, यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज निकल के जा रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ पे बस दिमाग में रखना, इतना कुछ भले लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, बाकी जितना इंपॉर्टेंट है कि हमने माना है इनिशियली दोनों प्लेट न्यूट्रल है, बस इंपॉर्टेंट आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। बाकी एक दिमाग में पर्सपेक्टिव ऐसा समझ सकते हो कि इस पे अगर नेगेटिव चार्जेस, फिर भी फाइनल हम इसी पे बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो थोड़ा थोड़ा अगर नेगेटिव चार्ज निकल के जा रहा है वो बहुत थोड़ा थोड़ा चार्ज, समझ रहे हो, मतलब बहुत नेगेटिव थोड़ा थोड़ा चार्ज, जैसे DQ लिखा है तो बहुत छोटा छोटा चार्ज जा रहा होगा इस पे। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसमें से अगर चार्जेस निकल के जाएंगे तो एक सेकेंड फिर उसको सही कर लो ना, मैंने थोड़ा गलत बना दिया जो। ओके, तो बस आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि पॉजिटिव प्लेट से अगर नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आ रहा है तो ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, क्योंकि जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव है और बैटरी के पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव है। और आपको यहाँ पे समझना है कि भाई जो चार्ज का ट्रांसफर है बहुत छोटा है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ पे जो चार्जेस का ट्रांसफर होगा बस बैटरी में, जो आपको प्लेट्स पे बस ऐसे ही समझना है कि भाई अगर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो नेगेटिव प्लेट है। अब इनिशियली अगर दोनों प्लेट्स इनिशियली हम मान के चल रहे हैं हमारे पास दोनों प्लेट्स क्या रहेगी न्यूट्रल, फिर चार्जेस के यहाँ पे ट्रांसफर हुए होंगे, तो बैटरी ने यहाँ पे क्या करवाया है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्जेस को ट्रांसफर करवाया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड या कंटिन्यूअसली ऐसे जारी होगी ऐसे, और चार्जेस उसके अपोजिटली ट्रांसफर हो रहे, क्या हो रहे हैं उसके अपोजिटली ट्रांसफर। तो समझाना पड़ेगा, ऐसे समझना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं वो इट्स अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो प्लेट्स में स्टोर हो गई होगी ड्यू टू दिस चार्ज ट्रांसफर। तो पहले से अब ये तो हम मान रहे हैं कि इनिशियली भाई दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है, या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जो बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव प्लेट होगी और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव प्लेट होगी। मतलब आप इनिशियली कह रहे हो कि दोनों प्लेट न्यूट्रल है, बट जैसे ही आपने इन दोनों को कनेक्ट करा इन दोनों में कुछ चार्ज लगा, सिंपल। तो आप कंसीडरेशन में बस इतना लिख देना, अज्यूमिंग बोथ द प्लेट्स आर इनिशियली न्यूट्रल बट व्हेन वी आर कनेक्टिंग देम विद द बैटरी दे स्टोर एन एनर्जी which is in the form of potential energy, ठीक है। तो बस आप बस दो लाइन याद रखो कि इनिशियली दोनों प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों मतलब कोई नेट चार्ज बाहर से नहीं है, न्यूट्रल है दोनों प्लेट्स। जैसे ही मैं इनको बैटरी से कनेक्ट करूंगा एक पे पॉजिटिव आ जाएगा एक पे नेगेटिव, जो बैटरी के पॉजिटिव पे होगा उस पे पॉजिटिव और जो बैटरी के नेगेटिव पे होगा उसका नेगेटिव, तो तब उस पे चार्ज आएंगे। और आप समझ रहे हो ऐसा नहीं कि इसमें तो DQ चार्ज निकल के नेगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अरे बहुत छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि ना तो DQ नेगेटिव चार्ज गेन करके ये नेगेटिव बन जाएगा, ना तो DQ नेगेटिव लॉस करके ये पॉजिटिव बन जाएगा। इतना चार्ज ये है ही नहीं कि इनके चार्ज यहाँ पे चेंज हो जाए, समझ लो। ये जो चार्ज इनके आए वो बैटरी से कनेक्ट करने के कारण आए, और जो आप यहाँ से निकाल भी रहे हो वो इतना ज्यादा नहीं है कि इनके चार्जेस ना चेंज हो जाए। भैया मैंने आपको पर्सपेक्टिव समझने के लिए कहा कि भाई इतना ज्यादा चार्ज नहीं है कि इनके चार्जेस चेंज हो, बाकी इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप इतना लिखना कि अज्यूमिंग बोथ द प्लेट्स आर इनिशियली न्यूट्रल व्हेन वी आर कनेक्टिंग देम विद द बैटरी दे गिव सम चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। फिर वो इतना बस लिख सकते हो कंसीडरेशन में। अब फाइनली में डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जारी होगी उसके अगेंस्ट DQ चार्ज को ट्रांसफर करवा रही है उसके अगेंस्ट। तो भाई अगर मैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रही है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहा होगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक में ऐसे हम काम ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होगी इस प्लेट्स पे अगेंस्ट काम करने से एनर्जी स्टोर होगी विच इज पोटेंशियल एनर्जी, उसको एक बार निकालने वाले। तो यहाँ पे लिख देगा सिंस द बैटरी इज वर्किंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ट्रांसफरिंग द चार्जेस, मतलब हियर द चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट which is against the electric field causing the potential energy to store in between the plates। तो मतलब चार्जेस का अपोजिट ट्रांसफर हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और हम यहाँ पे यही कि बैटरी ने पॉजिटिव वर्क डन किया है। पॉजिटिव वर्क डन क्यों किया है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है बैटरी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी मिल रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, छोटा छोटा, अब मान लें कि dq चार्ज ट्रांसफर कर रही है तो वर्क भी एक बार में छोटा छोटा हो रहा होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, डेल्टा v इनटू चार्ज। ठीक है, ये आपको पता है वर्क डन का, एक सेकेंड, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन लेना मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो dq चार्ज ले रहे हो ना तो dw लोगे। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है। तो बस आपको dw वर्क जो बैटरी कर रही होगी इज इक्वल टू v लिख लो, डेल्टा v लिख लो इनटू d। अब दोनों साइड नेट वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल वर्क डन से आपको w मिल जाएगा, q इज इक्वल टू cv के हिसाब से, v आपके पास होता है q बाय c, पुट कर दो। एक काम करो ना, अभी dq चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं तो q बाय c आप लिख लो, यहाँ पे पहले फॉर्मूला क्या हो, तो यहाँ पे छोटा q लिखो, q बाय c। क्यों? क्योंकि चार्जेस dq के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर चार्जेस अगर dq के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पे आप छोटा q लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपने छोटा q लिखा है, वो फाइनल चार्ज है जो जीरो से आपका कैपिटल Q हो जाएगा लिमिट डालने के कारण, क्योंकि फाइनल चार्ज तो दोनों में प्लस का पॉजिटिव Q और माइनस का पॉजिटिव Q, बड़ा वाला Q आ रहा है ना, तो पॉजिटिव जो बड़ा वाला Q आ रहा है वो आपका फाइनल चार्ज है जो आप लिमिट से निकालोगे, है ना। फाइनल चार्ज तो हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, तो इसमें फाइनल चार्ज ये आएगा, है चार्जेस का ट्रांसफर होने के बाद, मतलब ट्रांसफर तो हो रहा है दोनों उसमें चार्जेस, तो फाइनल बैटरी कनेक्ट करने के बाद चार्जेस तो ये आ रहे हैं ना, तो फाइनल आपका इनिशियल दोनों प्लेट्स पे हमको एक्सेस चार्ज क्या नहीं दे, बैटरी कनेक्ट करने के बाद ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, है ना। अब इसके बाद आप ये कर सकते हो कि अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब वर्क डन निकालना चाहते हो, क्यों, आप एक काम करो, 1/c क्या ले लो, बाहर ले लो, कैपेसिटेंस तो भाई हम कह सकते हैं फिक्स रहेगा, क्योंकि वो तो एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, वो चेंज थोड़ी ना होता है, एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, प्लेट का एरिया होगा, तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है कैपेसिटर के लिए, तो वो चेंज नहीं होगी, q डॉट dq करोगे। ठीक है, तो वर्क डन मेरे पास आ जाएगा 1/c q²/2। ठीक है, ये 0 से q का चार्ज है, ये 0 से q का चार्ज है। ठीक है, इतना देख लीजिए। अब q²/2 आ रहा है ना, 0 से q का आपके पास चार्ज है, और 0 से q की आप यहाँ लिमिट्स लगा दो, 0 से बड़ा वाला q, फिर वर्क डन आपके पास यहाँ पे आ रहा है 1/c, अब आप लिमिट लगा दो 1/2c, 2 बाहर ले लो ना, अब अंदर q² - 0 बचेगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया q²/2c, और आप ये कह सकते हो कि जो बैटरी ने पॉजिटिव वर्क डन करा है वही उस पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया होगा, प्लेट्स की पोटेंशियल एनर्जी में, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक काम ये कर लेता हूं कि इसके आपको और भी फॉर्मूले बना देता हूं, इससे जो आप चेंज करके निकाल सकते हो। अब आपको पता है q इक्वल टू cv होता है, तो इस फॉर्मूले में आप q की जगह cv पुट कर दो, तो c² v² हो जाएगा अपॉन 2c हो जाएगा, तो c से c कटा, तो हाफ cv², एक फॉर्मूला ये भी काफी यूज होता है, हाफ cv²। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, अब एक फॉर्मूला वैसे ही बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, अब एक फॉर्मूला ये बन सकता है कि भाई आप c को चेंज करो, अब q इक्वल टू cv के हिसाब से q इक्वल टू cv लिखते हो ना, q इक्वल टू cv लिखते हो, तो c क्या लिखते हो, q/v, तो यहाँ पे q/v डाल दो, तो u हो जाएगा q²/2c, तो c की जगह आप q/v डाल दो, q²/2 इंटू q/v। ठीक है, q² इंटू v/2q, एक q से एक q कटा, तो हाफ qv, एक फॉर्मूला ये भी आ गया, हाफ qv, एक फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला ये लिख सकते हो, फिर हाफ cv² में आप मतलब अलग अलग हाफ cv² में अलग अलग चीजों को चेंज करके आप लिख सकते हो ना, c की जगह आपने कुछ लिख दिया, v की जगह चेंज कर दिया, बस सब फॉर्मूले में q इक्वल टू cv से आप टर्म्स चेंज करके क्वेश्चंस में कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नोट कर लीजिए। ओके, सो आगे का अपना एक कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चंस आए तो अपन इसको समझ लेते हैं, अगर आए तो क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं, मतलब इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक कंसेप्ट हमको पढ़ना होता है कि कब में जब इस तरह के कंसेप्ट आए तो हमको कैसे डील करना है। मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है कुछ, मतलब यहाँ पे आपने क्या करा, देखो पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझना क्या हुआ।
आपके पास एक कैपेसिटर था, आपने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है उसमें नेगेटिव चार्ज से देंगे उस कैपेसिटर की प्लेट पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप ये समझते हो कि ठीक है, फिर इसको अगर आपने इस बैटरी से कनेक्ट करा तो इस कैपेसिटर को कुछ फाइनल मतलब कैपेसिटर पे चार्ज आया होगा ना, वो चार्ज कैसे लिखोगे, Q1 लिख रहे हो उस कैपेसिटर के चार्ज को, विच इज C1 इसका कैपेसिटेंस, और V1 फिर ये क्या है C2 और इसका कैपेसिटेंस C2 इंटू V2। अगर दूसरे वाले केस की बात करो तो आपने एक और कैपेसिटर को यहाँ चार्ज किया दूसरी बैटरी से, तो इसमें भी कुछ चार्ज आएगा C2 इंटू V2, है ना, समझ गए इतना। अब यहाँ पे आपने इन दोनों कैपेसिटर को अलग अलग इंडिविजुअल बैटरी से चार्ज कर दिया। अब आपको याद रखना है कि फाइनल में ना मैं इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाला हूँ साथ में, विदाउट बैटरी दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि इनिशियली जो इसका पोटेंशियल था ना और इसका पोटेंशियल था वो अलग अलग था। क्यों? क्योंकि इस वाले को आपने एक दूसरी बैटरी से चार्ज करा है और इस वाले को एक दूसरी बैटरी से, मान लो 50 वोल्ट की बैटरी 100 वोल्ट, अलग अलग है, कुछ भी बैटरी कुछ भी अलग, सेम बैटरीज नहीं, मतलब दोनों को आपने सेम पोटेंशियल पे चार्ज नहीं किया, अलग अलग पोटेंशियल देखिए आपने इनिशियली दोनों को चार्ज कर रखा है। तो जब आप इन दोनों को साथ में कनेक्ट करोगे ना तो आप क्या करते हो, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हो। क्या करते हो, मान लो आपने C1 को कनेक्ट करा और C2, तो दोनों को आप क्या करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनमें तो पहले से सेम पोटेंशियल है, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनमें सेम पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इनिशियल तो आपको पता है दोनों अलग अलग बैटरी से कनेक्टेड है, तो इनिशियली दोनों में पोटेंशियल सेम थोड़ी ना है। जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिख लेना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सब मैंने बताया आपको लिख लेना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस अंटिल बोथ हैव द सेम, अंटिल बोथ गेन द सेम पोटेंशियल। तो दोनों में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो समझ सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों कैपेसिटर के बीच में भाई अगर आपको पता है नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, तो अगर इसमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी अगर इन दोनों कैपेसिटर के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंटिल दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब अपने अपने पोटेंशियल को सेम करने के लिए वो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और हमको पता है चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते होंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता होगा, जिसका लोअर पोटेंशियल होगा, जिस कैपेसिटर का इनिशियल लोअर पोटेंशियल रहा होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे होंगे, और कब तक जा रहे होंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन्स के तो ट्रांसफर पड़ते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का अपन ने कहा सुना कभी ट्रांसफर, वो थोड़ी ना होता है, नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर होंगे जब तक आपका दोनों का पोटेंशियल, इन शॉर्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। गॉट। अब दूसरी बात यहाँ पे V कॉमन आप निकालना चाहते हो आफ्टर कनेक्शन की, मैंने बोला दोनों को आप कनेक्ट कर दो तो दोनों का फाइनल सेम पोटेंशियल आ जाएगा, तो वही आप निकालना चाहते हो आफ्टर कनेक्शन। तो दोनों पे अगर सेम पोटेंशियल आ रहा है तो आप ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल निकाल रहे हो, जब दोनों कैपेसिटर्स को आपने कनेक्ट करा है तो ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल टर्म्स को यूज करोगे, टोटल मतलब इक्विवेलेंट चार्ज को यूज करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, क्योंकि आप एक ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल निकाल रहे हो कि दोनों में सेम पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, तो V कॉमन कैसे निकालोगे, अब इन दोनों का चार्ज तो दोनों पे अलग अलग होगा, दोनों पैरेलल में, तो Q1 प्लस Q2 और C इक्विवेलेंट पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है। फिर यहाँ पे कॉमन का फॉर्मूला देखो, Q क्या होता है CV, तो देखो Q1 Q2 की वैल्यू आपने डाल दी, आंसर आ गया। तो ये V कॉमन का फॉर्मूला, वही इसके ऐसा डेरिवेशन तो नहीं पूछते। अगला आप दूसरा केस आपने डायरेक्ट लिखा है, डेरिवेशन नहीं करी कि अगर अपोजिट पोलैरिटी वाले कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट कर दो, मतलब देखो इसको कनेक्ट किया, इस प्लेट पॉजिटिव था, इस प्लेट पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, तो सेम पोलैरिटी वाले साथ में कनेक्टेड थे, इस पे पॉजिटिव है उसके नीचे वाले पे नेगेटिव है, उल्टा हो गया, इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है। देखो ना, इसकी करस्पॉन्डिंग नीचे वाली प्लेट पे अपोजिट चार्जेस है, दोनों पे, इन दोनों पे अपोजिट चार्जेस है, तो क्या होगा, जब अपोजिट पोलैरिटी के साथ कैपेसिटर्स कनेक्ट हो जाते हैं तो V कॉमन सेम लिखा जाता है, बस प्लस की जगह बीच में माइनस आ जाता है। ये माइनस या कंसीडर हो जाता है कि दोनों अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, C1 V1 और C2 V2 का चार्जेस है, चार्जेस है, तो उन चार्जेस का सिर्फ आपको डिफरेंस लेना होता है, मॉड लेना होता है, आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन को नहीं पुट करते, क्योंकि आपको फाइनल पोटेंशियल जो कॉमन आएगा पॉजिटिव चाहिए रहता है। ओके, और यहाँ पे जैसे पहले केस में अगर आपको इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी भाई बन गई, एनर्जी बनेगी ना यहाँ पे, जो एनर्जी यहाँ पे टोटल आप निकालना चाहते हो, तो U इक्विवेलेंट हाफ, यहाँ पे C इक्विवेलेंट डाला है ना, और V कॉमन डाला है दोनों का, तो नेट एनर्जी आएगी ना पूरे सिस्टम की हाफ C, क्योंकि C इक्विवेलेंट डाला है, टोटल डाला है ना, और कॉमन पूरे सर्किट का पोटेंशियल, तो U इक्विवेलेंट मिल जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, V कॉमन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में और भाई इसमें फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट V कॉमन स्क्वायर, ठीक है, सेम फॉर्मूला, क्योंकि ओवरऑल पूरे का यहाँ पे हमें भी वो निकालोगे एनर्जी। ठीक है,
हाफ सी वी स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन भी यहाँ पे जिसमें आपको घुमाया जा सकता है कि भाई दूसरे वाले को, एक को तो आपने चार्ज कर दिया V1 पोटेंशियल पे, भाई पहले का चार्ज तो दे दिया आपने C1 V1, एक को आपने चार्ज करा, तो दोनों कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर रहे हो आपस में, तो उन्होंने क्या करा, एक कैपेसिटर को चार्ज वाला कनेक्ट करते हैं और दूसरे वाले को कोई चार्ज ही नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि एक कैपेसिटर पे तो भाई चार्ज है, यहाँ पे तो अपन ने दोनों कैपेसिटर पे चार्ज दिखाया, दोनों को मैंने कनेक्ट करा है, दोनों को चार्ज करा है बैटरी से इनिशियली, और चार्ज कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट किया है। वो कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर को चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर को आपने इनिशियली चार्ज नहीं करा और अनचार्ज कैपेसिटर को आपने चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि इस वाले को तो आपने, जैसे अगर दूसरे वाले कैपेसिटर को आपने कनेक्ट नहीं करा होता तो उसमें जो फाइनल चार्ज आया होता वो जीरो होता, क्योंकि उसको तो आपने कोई इनिशियल बैटरी से कनेक्ट करा ही नहीं था। तो अगर कोई ऐसा कैपेसिटर आ जाए जिसको आपने इनिशियली चार्ज ही नहीं किया हो, तो उसके लिए आप लिखोगे Q इज इक्वल टू CV, तो उसको तो आपने इनिशियली चार्ज किया ही नहीं ना, उसको कोई पोटेंशियल देके चार्ज ही नहीं किया, तो उसके लिए तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए जिसको चार्ज नहीं करा। तो जिस कैपेसिटर को चार्ज नहीं करा उसको पोटेंशियल जीरो, क्योंकि इनमें चार्ज कहां से आ रहे हैं, पोटेंशियल के कारण आया, तो V अगर जीरो हो जाए, पोटेंशियल दिया ही नहीं तो चार्ज भी नहीं आएगा, चार्ज भी जीरो हो जाएगा। तो आपको बस दूसरी वैल्यू, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो दूसरी वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी जिसपे चार्ज ना, जिसको आपने चार्ज ना कर रखा हो। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भी आपसे एक केस पूछा जा सकता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देख लीजिए।